Good morning, dear students. Now I am going to discuss about RNA world. From foregoing discussion, and immediate questions became evident, which is the first genetic material. Question arises that which is the first genetic material for पहला जो जेनेटिक मटेरियल था वो क्या था, डीएनए था कि आरएनए था। ये सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन जो है कि एराइज होता होगा। इट शैल बी डिस्कस इन डिटेल इन द चैप्टर ऑन केमिकल एवोल्यूशन। इसके बारे में हम लोग केमिकल एवोल्यूशन में जो है कि अच्छे से डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस, बट वेरीफाई सेल हाईलाइट सम ऑफ द फैक्ट्स एंड पॉइंट्स। कुछ यहाँ पे पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। आरएनए जो था सबसे पहला जो जेनेटिक मटेरियल था वो क्या था, आरएनए था। First genetic material, they are now enough to evidence suggest that essential life processes such as metabolism, translation, splicing evolved around RNA। ये सारी चीज़ें सबसे पहले जो है आरएनए में दिखी गई थी। आरएनए यूज टू एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल एज वेल एज कैटालिस्ट। और आरएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में और कैटालिस्ट के फॉर्म में यूज हुआ था। Imparted biochemical reaction in living system that are catalyzed by RNA catalysts and not by proteins। और ये RNA के द्वारा होता है। बायोकेमिकल रिएक्शन जितने भी होते हैं लिविंग सिस्टम में वो RNA के द्वारा होते हैं, प्रोटीन के द्वारा नहीं। बट RNA being catalyst was reactive and hence unstable। चूँकि RNA को प्रीफर उतना ज़्यादा नहीं किया गया क्योंकि ये क्या था, रिएक्टिव था और अनस्टेबल था। Therefore, DNA has evolved from RNA with chemical modification that make more stable। और इसके द्वारा आफ्टर दिस जो है DNA जो है इवॉल्व हुआ केमिकल मॉडिफिकेशन के द्वारा और जो कि बहुत मोस्ट स्टेबल था। DNA being double stranded and having complementing strand further resistance change by evolving and processes of repair। और इसके बाद जो है डीएनए के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। डीएनए जो था वो क्या था, डबल स्टैंडर्ड था। और तो आप लोग ये इसको अंडरस्टैंड कर लिए होंगे कि आरएनए जो था फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल था, लेकिन चूँकि ये स्टेबल नहीं था इसलिए जो है कि इसको प्रीफर नहीं किया गया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि इसके बारे में, रिप्लिकेशन के बारे में कि रिप्लिकेशन क्या है, व्हाट इज़ रिप्लिकेशन। नाउ वी कम ऑन द टॉपिक रिप्लिकेशन। व्हाइल प्रपोजिंग while proposing the double helical structures for the Watson and Crick had immediately proposed scheme for replication DNA। और इसको रिप्लिकेशन को जो है सबसे पहले वाटसन और क्रिक ने जो है प्रपोज किया था। और व्हाट आर देयर ओरिजिनल स्टेटमेंट, दैट इज एज फॉलोज। इट हैज़ नॉट escaped our notice that the specific pairing have postulated immediately suggest possible copying mechanism for genetic material। वाटसन एंड क्रिक ने 1953 में डीएनए का जो है जेनेटिक मटेरियल है उसको प्रूव किया था। द स्कीम सजेस्ट दैट द टू स्ट्रैंड्स वुड सेपरेट एंड एक्ट एज टेम्पलेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू। और ये स्कीम ये सजेस्ट करता है कि जो दोनों टेम्पलेट है वो सेपरेट हो जाता है और इसी पे जो है नया जो है टेम्पलेट का फॉर्मेशन होता है। न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जो होती है, जो बनती है उसको कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बोलते हैं। आफ्टर द completion of the replication each DNA molecule should have one parental and one newly synthesized strands। और जैसे डीएनए रिप्लिकेशन कंप्लीट होता है तो उसमें जो है एक पैरेंटल होती है और दूसरी जो होती है वो क्या होती है, जो है न्यूली स्ट्रैंड होती है। दिस स्कीम वाज टर्म्ड सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रिप्लिकेशन। और इसको क्या बोला जाता है, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रिप्लिकेशन बोला जाता है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि वाटसन और क्रिक ने इसको प्रपोज किया था 1953 में। और ये दोनों स्ट्रैंड जो होती है वो सेपरेट हो सकती हैं, सेपरेट होती हैं और इसके बाद जो है नई जो स्ट्रैंड होती है वो फॉर्म होती है, जिसको हम लोग जो नई स्ट्रैंड फॉर्म होगी उसको कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स बोलते हैं। और ये डीएनए मॉलिक्यूल्स के बारे में एक पैरेंटल होता है, एक पेरेंट से आता है और दूसरी जो होती है नई सिंथेसाइज होती है। इस प्रोसेस को जो है सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस बोलते हैं।
तो ये हो गया आपके बारे में डीएनए। अब इसको हम थोड़ा सा फिगर में देखेंगे कि फिगर में क्या कैसे होता है। ये हम आपको पहले बता चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा बता दें। जी की पेयरिंग जो होती है सी से होती है, ए की जो पेयरिंग होती है वो टी से होती है। तो इस तरह से ये स्ट्रैंड बनती जाती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक डीएनए रेड कलर का है, पहले का जो पैरेंटल होगा, और ये जो बैगनी कलर की दिखाई दे रही है, ये बैगनी कलर की जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री चेन हो जाएगी आपकी। इसमें ये कॉम्प्लीमेंट्री चेन है, इससे फॉर्म्ड हो जाती है। जैसे ये ब्रेक डाउन होता है और न्यू चेन जो है इसमें फॉर्म्ड होती जाती है। तो इसी प्रोसेस को जो है रिप्लिकेशन बोलते हैं। नाउ वी कम द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। अब इसके बारे में कि डी जो है सेमी कंजर्वेटिव है कि नहीं है, इस पर भी वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया। उसके बारे में हम लोग देखते हैं क्या उन्होंने किया था। इट इज़ नाउ प्रिवेंट द डीएनए रिप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव। इट वाज सोन फर्स्ट इन द एस्चेरिचिया कोलाई। किसको लिया था उन लोगों ने एक्सपेरिमेंट के लिए? इन लोगों ने ई कोलाई को लिया था। किसको लिया था? ई कोलाई को, ई कोलाई को लिया था। और इस पे इन लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया, और प्लांट्स और ह्यूमन सेल से जो है, जो कि प्लांट्स और ह्यूमन सेल्स जो है कि हाईली ऑर्गेनाइज थे, इसलिए उन्होंने ई कोलाई को लिया था। वैज्ञानिक कौन कौन थे? मैथ्यू थे और फ्रैंकलिन थे। तो मैथ्यू और फ्रैंकलिन ने जो है कि इस पर एक्सपेरिमेंट किया था। तो यहाँ पे हम लोग ऊपर मेंशन है कि कौन कौन किसने एक्सपेरिमेंट किया था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि क्या क्या लिया था इन लोगों ने। ई कोलाई मीडियम कंटेनिंग NH4Cl एन जो है 15 लिया था इन लोगों ने, और ये हैवी आइसोटोप्स था नाइट्रोजन का, और नाइट्रोजन सोर्स फॉर मेनी जनरेशन। रिजल्ट वाज द N15 वाज इनकॉर्पोरेटेड इनटू न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए। और इन लोगों ने पाया कि N50 जो है कि न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए में जो है। दिस हाइब्रिड इन मालिक्यूल्स डिस्टिंग्विश फ्रॉम द नॉर्मल डीएनए बाय सेंट्रीफ्यूगेशन इन सीजियम क्लोराइड। और इसको कैसे प्राप्त किया? सेंट्रीफ्यूग किया उन लोगों ने। और किससे किया? सीजियम क्लोराइड के द्वारा किया। डेंसिटी ग्रेडियंट के आधार पर किया कि एक का डेंसिटी कम था, दूसरे का डेंसिटी ज़्यादा था। और इट कैन बी सेपरेट फ्रॉम N14 ओनली बेस्ड ऑन साइट्स। अब इसके द्वारा जो है उन लोगों ने N15 को जो है कि सेपरेट कर लिया था, और सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा। अब सेकेंड एक्सपेरिमेंट उन लोगों ने किया था कि देन दे ट्रांसफर द सेल्स इनटू मीडियम विद द नॉर्मल NH4Cl जो कि 14 आइसोटोप्स था। और इसके जो है बहुत सारे उन लोगों ने वेरियस सैंपल लिया था और मल्टीप्लाइड किया था, और उन्होंने डीएनए को जब एक्सट्रेट किया तो डबल स्टैंडर्ड हेलिकल उनको प्राप्त हुआ। और ये भी जो है कि सेपरेट हो गया किसके द्वारा? वही सीजियम क्लोराइड के द्वारा और सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा। और यहाँ पे जो है कि वाई मालिक्यूल्स हायर मास डेंसिटी विद बी सेडिमेंट फास्टर। और ये आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगेशंस क्या होता है। इसमें क्या होगा? हायर डेंसिटी के जो होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं और सेडिमेंट हो जाते हैं बहुत जल्दी। और ये फिगर में हम लोग देखेंगे कि फिगर में क्या कैसे इसी एक्सपेरिमेंट को दर्शाया गया है फिगर के द्वारा। तो यहाँ पे एकदम क्लियरली आपको क्लियर हो जाएगा कि N15 डीएनए यहाँ पे लिया है उन लोगों ने। N15 डीएनए का कलर कुछ चेंज है, रेड कलर का है। इसके बाद जो है ग्रीन कलर का जो है कि जो उस पर सिंथेसाइज हो रही है वो दिखाया गया है, जो कि N14 जो है कि डीएनए है, जिसको आप लोग ये भी बोल सकते हो कि एक कम्प्लीमेंट्री डीएनए कैसे फॉर्म होती है। 20 मिनट समय लिया था इसने। और इस पर डबल स्टेंजेस, एक जो ओल्ड वाली है पैरेंटल होगी और दूसरी कम्प्लीमेंट्री, फिर पैरेंटल फिर कम्प्लीमेंट्री। और इस तरीके से आफ्टर 40 पहले जो है इससे एक डीएनए से N15 से जो है उनको जो है कि N15 और N14 डीएनए प्राप्त हुआ। और फिर इसके बाद 14 मिनट्स बाद जो है कि उन्होंने देखा कि इसमें जो है कि N14 और N14 और फिर N15 इनको ये सारी स्ट्रेंथ्स प्राप्त हुई। तो यहाँ पे जो है कि ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है आपको, रेड कलर जो है पैरेंटल है, पैरेंटल पे फिर नया N14 का फॉर्मेशन होता है। और एक जो है कि जो पुरानी वाली है वो N15 है जो कि पैरेंटल है, N15 जो है पैरेंटल है, और जो फॉर्मेशन हो रहा है वो N14 आइसोटोप्स का हो रहा है। तो इन लोगों ने जो है सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा इसको सेपरेट किया।
और इसके बाद जो है कि ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जनरेशन सेकेंड है, जनरेशन फर्स्ट में ये था, इससे जो है कि 4 हुआ, तो 4 से आपको जाहिर सी बात है कि 8 बनेगा। इसके बाद एक एक टेम्पलेट जो है अलग होगा, तो एक एक न्यूली चेंज जो है सिंथेसाइज होंगे। तो यहाँ पे जो है कि N14 का पूरा एक स्टैंड तैयार हुआ, और दूसरा जो है N14 और N15 मिक्स थे, और फिर N14। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको जहाँ तक। और इसको कैसे देखा था इन लोगों ने, तो ये तो इसको स्ट्रक्चर्स के द्वारा दर्शाया गया है कि डीएनए ऐसे होती है, लेकिन इन लोगों ने जो एक्सपेरिमेंट किया वो यहाँ पे हैवी और हाइब्रिड आइसोटोप्स लिया है N14, और ये हैवी लिया था, तो इसमें जो तो क्या है N15 ही है। और इसके बाद उन्होंने देखा कि हाइब्रिड इसका प्राप्त हुआ, यानी कि 2 वेराइटी था N14 और N15। और इसके बाद जो है कि उनको लास्ट में लाइट और हाइब्रिड दोनों मिला था। तो ये जो है दूसरे प्रोसेस में जो है कि कैसे इन लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया उसको दर्शाया गया है, और इसके द्वारा जो स्ट्रक्चर्स निकल के आता है वो ऊपर वाला है जनरेशन सेकेंड में, आपको एकदम क्लियरली दिखाई दे रहा है। इसमें कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप लोग पूछेगा, मैं एक्सप्लेन कर दूँगी फिर से। Thus, the DNA that was extracted from the culture one generation after the transfer from N15 to N14 मीडियम, और ये कल्चर ही था जो कि N15 को किस में चेंज कर रहा था, N14 मीडियम में चेंज कर रहा था। और इसके बाद 20 मिनट्स में जो है कि बेस्ट हाइब्रिड इंटरमीडिएट डेंसिटी वाला प्राप्त हुआ। इसके बाद 14 मिनट्स के बाद जो है कि अनदर जनरेशन जो था सेकेंड जनरेशन जो है उनको मिला। तो सेकेंड जनरेशन में क्या था, सेकेंड जनरेशन में कंपोज इक्वल अमाउंट ऑफ द हाइब्रिड डीएनए लाइट डीएनए, और इनको सेकेंड जनरेशन में जो था इसका हाइब्रिड मिला था लाइट डीएनए का। ई कोलाई वाज अलाउड, बाद उन्होंने क्या किया, इफ़ ई कोलाई वाज अलाउड टू ग्रो 80 मिनट्स देन व्हाट वुड बी द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट एंड हाइब्रिड डेंसिटी डीएनए मॉलिक्यूल्स। अगर मान लीजिए कि सपोज कर लीजिए 80 मिनट्स के लिए होता तो क्या होता है, तो उसी का डबल हो जाएगा जो 40 मिनट्स में होता है। वेरी सिमिलर एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्विंग यूज ऑफ रेडियोएक्टिव थायमिडीन टू बी डिटेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए, और इसी का जो है कि इन लोगों ने प्रयोग किया रेडियोएक्टिव थायमिन में डीएनए के न्यूली सिंथेसाइज पे। और वाइसफोबिया जो है टायलर और कॉल्ग्यू उनकी 1958 में इस पर एक्सपेरिमेंट किए थे। द एक्सपेरिमेंट प्रूव दैट डीएनए इज क्रोमोसोम्स आल्सो रिप्लिकेट सेमी कंजर्वेटिवली, और क्रोमोसोम्स इसके साथ साथ सेमी कंजर्वेटिवली जो है कि रिप्लिकेट हो रहे थे। द मशीनरी एंड द एंजाइम्स we are discuss in next video. So let us stops here. If you have any problem then you may ask.